हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के आंदोलन को 93 दिन हो चले हैं। आज युवा किसान दिवस मना रहे हैं किसान। सभी मोर्चों के युवाओं को मंच की कमान सौंपी जाएगी। वहीं 27 फरवरी को किसान मजदूर किसान एकता दिवस मनाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान संगठन डटे हुए हैं। युवा किसान दिवस मना रहे हैं। वहीं 27 फरवरी को किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जाए। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, आज युवा किसान दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में बात करूं अगर सिंघू बॉर्डर की, किस तरह की तस्वीर आज बनती हुई नजर आ रही है और क्या क्या कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सिंघू बॉर्डर है वो बिंदु पॉइंट है जहाँ पर किसान आंदोलन को लीड मिलती है। 40 लोगों का एक ग्रुप है। इसके अलावा और भी काफी बड़ा ग्रुप है जो कि, लेकिन 40 लोग जो यहाँ पर बैठते हैं उन्होंने एक लगातार रणनीति बनाई है जिसको लेकर आज एक आयोजन का प्रोग्राम किया गया है जो युवा दिवस को जो मनाया जाएगा। और इस तैयारी दिखती है। जी नंदनी। जी बिल्कुल लाजपत, इसके अलावा युवा किसान दिवस आज किसान मना रहे हैं, फिर किसान मजदूर एकता दिवस, तो इन सब कार्यक्रमों के जरिए किसानों की कोशिश है कि संदेश लोगों के बीच में जाए और शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहे। जी बिल्कुल, देखिए शांति प्रिय जो बिल्कुल, क्योंकि एक के बाद एक रणनीति बनती है और आज युवा दिवस है तो वो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो युवा है वो अपने बातचीत रखेंगे। 3 महीने का समय हो चुका है और लगातार सरकार के साथ जो खींचातानी चल रही है उसको लेकर लोगों से बातचीत करेंगे और युवाओं से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अगली रणनीति भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जैसे गणतंत्र दिवस के बाद जो चेहरा है जो कि राकेश टिकैत एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, महापंचायतों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल, पंचायतें जारी हैं, बैठकें जारी हैं। लाजपत, अगर बात करें कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर सरकार के प्रस्ताव को किसान मान ले तो बातचीत संभव है। यानी सरकार का जो प्रस्ताव था कानून को 1.5 साल तक के लिए पोस्टपोन करने वाला, किसान उस पर हामी नहीं भर रहे हैं। तो क्या अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी नहीं, बातचीत संभव ही नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जो कृषि मंत्री है उनकी तरफ से बिल्कुल संदेश आया है। अब लगता है कहीं ना कहीं किसान भी मूड में है कि बातचीत हो और इसका समाधान हो। देखिए सरकार ने साफ कहा था, पीछे भी कहा था कि ये जो अध्यादेश बिल हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा। इसमें इसमें जो बातचीत हो सकती है उसमें बदलाव हो सकता है, उस पर 1.5 साल के लिए रोक लगाई जा सकती है। इस तरह की सभी तरह की बातें हो चुकी हैं। देखना अब ये होगा कि कब सरकार और किसान बैठते हैं और एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान होता है। क्योंकि अब आप अंदाजा भी लगाइए, क्योंकि अब जो फसल का समय जारी है, यही है कि कैसे न कैसे आंदोलन को मजबूत रखा जाए ताकि आंदोलन ना टूटे। और प्रयास है कि उस पर दबाव रहे और लोग लगातार बातचीत करें और बातचीत कर ही इसका समाधान निकले। लेकिन इसकी जो खींचातानी की वजह से देखिए, अगर बात करें तो केएमपी का जो एक टोल जो शुरू कर दिया गया है सरकार की तरफ से, अब आज जो युवा है उसको बंद करवा सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, अगर आंदोलन की बात करें तो लगातार आंदोलन तो जारी है ही लाजपत, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर उन लोगों के लिए जरूर विचार किया जा रहा है जिन लोगों को ये सड़कें या हाईवेज ब्लॉक होने के बाद परेशानी आई है। भले ही संयुक्त मोर्चा लगातार ये कह रहा हो कि रास्ते हमने बंद नहीं किए, रास्ते खुद पुलिस प्रशासन बंद करता है, तो ऐसे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या हालात तमाम बॉर्डर्स के हैं? क्या रास्ते लोगों को निकलने के लिए दिए जा रहे हैं? अभी भी ब्लॉक है मुख्य तौर पर, अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की दहलीज पर जहां पर किसान बैठे हैं वो काफी बड़ा हाईवे है जिसको लेकर दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, जिसको NH1 नाम से ज्यादा जानते हैं लोग। उस पर ही जो कुछ रास्ते ऐसे थे जो कि खुले हुए थे जिससे आवागमन लगातार जारी था और जो जहां पर धरना चला हुआ वहां पर दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की भी भीड़ बनी रहती थी। तो अब वो रास्ते बिल्कुल ब्लॉक किए गए हैं। तो उसके बाद जो धरने पर है भीड़ वो जरूर कम हुई है, उससे काफी असर देखने को मिला है। लेकिन
इसका एक और सबसे बड़ा सवाल गया है, क्योंकि जो दिल्ली से जो आते जाते लोग थे, जो फैक्ट्री एरिया था उसमें भी काफी लोग आते जाते थे, लेकिन उससे फैक्ट्री एरिया पर भी प्रभाव पड़ा है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है। जो ऑटो चालक थे वो भी सवारियों को इधर से उधर भेजते थे, जो पैदल जिनको क्रॉस कर लेते थे, लेकिन उसके बाद अगर जो अब ये रास्ते बंद किए गए हैं तो उसके लेकर कहीं ना कहीं भीड़ कम दिखाई दे रही है धरने पर। और जो बात करें तो लगातार जो व्यापार यहाँ से जो फैक्ट्री मालिक है वो पलायन करना शुरू कर चुके हैं, जो मजदूर हैं मजबूर हैं वो यहाँ से पलायन शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस फैक्ट्री में 100 से अधिक मजदूर काम करते थे उसमें करीब 50 का या 40 का जैसी कैपेसिटी है वो अपने मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार, तो लोगों की कहीं ना कहीं कमर टूट चुकी है। उन लोगों से जरूर अपील है कि आप संयम शांति बनाकर रखें और लोगों का सहयोग करें। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बाजार जो है जिला सोनीपत का, उनकी भी कमर टूट चुकी है, क्योंकि कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार, क्योंकि जिला सोनीपत एनसीआर दिल्ली के नजदीक होने की वजह से काफी व्यापार चलता था, लेकिन जिनकी दुकानों का किराया आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 12-15 हजार रुपए जो किराया है, और वही दुकानदार ने मकान भी किराए पर लिया है, अलग स्टेट से आके यहाँ पे अपने बच्चों को पाल रहा था, उन्होंने भी प्लान शुरू कर दिया है, क्योंकि काफी लंबा मार हो चुकी है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की मार के बाद फिर ये किसान जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दुकानदार भी परेशान है। जी लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, जाहिर तौर पर अभी भी आंदोलन सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है लोगों के आम जनजीवन में, और ऐसे में बात करूं केएमपी की, तमाम टोल्स पर कल भी किसान पहुंचे और टोल्स को फ्री कराने की कोशिश की गई केएमपी पर। इसके अलावा युवा किसान दिवस मना रहे हैं। लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किया जा रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूं हिसार की, तो वहां पर किस तरह की तस्वीर बनती है, आंदोलन को लेकर लोग क्या कुछ कहते नजर आते हैं, और कितना प्रभाव अभी हिसार में देखा जा सकता है आंदोलन का? अगर किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर के हिसार जिले में अभी भी उतना ही उत्साह किसानों में है। हालांकि फसलों का टाइम आ गया है, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर ट्रैलियों में आ गया है, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर ट्रैलियों में यहाँ से लोग वहाँ पर दिल्ली जा रहे हैं। और रही बात टोल प्लाजा फ्री करवाने की, तो यहाँ पर टोल प्लाजा पहले से ही फ्री चल रहा है। सभी जितने भी टोल प्लाजा यहाँ 3-4 हिसार के लगते हैं, उनके ऊपर किसानों का डेरा शुरू से ही लगा हुआ है, जो उससे लगभग 2-3 महीने के करीब जो हो गया है वहाँ। तो इसके अलावा यहाँ पर लगातार युवा पंचायतों का दौर भी चल रहा है। कल एक संयुक्त किसान युवा मोर्चा यहाँ पर गठित किया गया, जिसमें कहा गया कि किसानों के साथ साथ अब युवा भी आगे बढ़ करके इसमें पूरी भागीदारी लेंगे। उसमें कारगिल युद्ध के जो योद्धा हैं कमांडो रामेश्वर चौरान और लीगल सेल के जो संयुक्त मोर्चा के वहाँ पे प्रभारी हैं रविंदर सिंह, वो यहाँ हिसार पहुंचे थे और काफी युवा इकट्ठे हुए थे और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब किसान आंदोलन के अगर बागडोर भी संभालनी पड़ी तो युवा आगे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो अब युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है इस पूरे आंदोलन के लिए अनूप, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि अब आने वाले वक्त में जब किसानों को जरूरत है अपने खेतों में जाकर फसलों को काटने की, ऐसे समय में आंदोलन में भी किसानों की मौजूदगी, तो कैसे किसान मैनेज करेंगे, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है नंदिनी जी, क्योंकि पहले भी गांव में एक ये सिस्टम चलता था कि कुछ लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे की मदद करके फसलें काटते थे, लेकिन पिछले कई सालों से ये चीज बिल्कुल गायब हो गई थी। लोग अपने अपने काम करते थे, लेकिन जिस प्रकार से अब गुरनाम सिंह चुन्नी ने पूरे हरियाणा के दौरे किए और उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि किसान एक दूसरे की मदद करके, यानी कि अगर किसी के परिवार से 2 सदस्य वहां पर गए हुए तो बाकी के लोग उनकी मदद करेंगे, उनकी फसल कटवाएंगे और उनकी फसल निकलवाने तक में उनकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार का ये प्रचलन एक दोबारा से भाईचारे को भी बढ़ावा दे रहा है और किसानों की मदद करने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है कि जिसके अगर यहाँ ट्रैक्टर एक वहां पर गया हुआ है एक गली से, तो दूसरे ट्रैक्टर से उसकी भी जो है फसल का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार का एक अभियान किसानों द्वारा चलाया जा रहा है और इसके लिए बार बार गुरनाम सिंह चुन्नी अपील भी कर रहे हैं कि किसान एक दूसरे की मदद करें और वहां पर जो संख्या है वहां पर इतनी ही संख्या रहे। और इसके अलावा एक और कर दिया गया है नंदिनी जी की पर यहाँ पर ड्यूटियां लगा दी गई है कि इस मोहल्ले से या इस गांव से हर रोज
वहां पर 10 दिन के लिए 5 व्यक्ति जाएंगे, यहाँ से 15 व्यक्ति जाएंगे। इस प्रकार के आगे का अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल अनूप, इसके अलावा प्रदेश भर से कई ऐसी तस्वीरें इन दिनों आई जब किसान अपनी फसलों को नष्ट करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो फसलों में आग लगा देंगे, उस बयान का बेहद नकारात्मक असर किसानों के ऊपर पड़ता नजर आया है। अगर बात करें तमाम दूसरे किसान नेताओं की, तो वो लगातार अपील भी कर रहे हैं कि किसान अपनी फसल को नष्ट ना करें। तो क्या उस अपील का असर होता हुआ नजर आ रहा है? जी नंदनी जी, जिस प्रकार से यहाँ पर एक महापंचायत हुई थी, किसान महापंचायत हुई थी, उसमें गुरनाम सिंह चन्नी ने कहा था कि अगर सरकार इसी प्रकार अडग रवैये पर रही तो किसानों को जरूरत पड़ने पर वो अपनी फसलों को आग लगा देंगे। इसका एक प्रभाव किसानों पर देखने को मिला। किसानों ने अपनी जो हरी फसल जो पककर तैयार होनी थी उसको जोतने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन बार बार किसान नेताओं की तरफ से, गुरनाम चन्नी की तरफ से, किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये अपील की गई कि किसान इस प्रकार का कदम ना उठाएं, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। अगर ऐसी नौबत आई तो किसान अपनी निकाली हुई गेहूं को गरीबों में बांट देंगे, पशुओं को खिला देंगे, लेकिन वो नष्ट ना करें। तो उसके बाद कहीं कहीं ये सिलसिला थम गया है और अब हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 या 2 दिन से इस प्रकार की कोई घटना इलाके में नहीं आई है, क्योंकि लोगों में ये जागृति फैलाई गई है कि फसलें इस प्रकार से नष्ट नहीं करनी है, जलानी नहीं है, उनको जोतना नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाजार में बेचेंगे, नहीं सरकार को नहीं बेचेंगे। और इसके अलावा हम निकाली हुई फसलें अगर जरूरत पड़ी तो अपने पास स्टॉक करने की, अगर मतलब हम कह सकते हैं स्टॉक के लिए स्थान नहीं है तो गरीबों में बांट देंगे, लेकिन उनको जलाएंगे नहीं, उनको नष्ट नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो आप किसान आंदोलन के लिए सभी किसान बेहद गंभीरता के साथ अपने खेतों को भी संभाल रहे हैं और आंदोलन को भी कमजोर पड़ने नहीं दिया जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। कोरोना को लेकर अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में कितने मामले हरियाणा में सामने आए, देखिए 166 नए मरीजों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटों में। गुरुग्राम में 36 और करनाल में 32 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पंचकुला में 15 और कुरुक्षेत्र में 21 नए मामले सामने आए। अंबाला में 19 और पानीपत में 10 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में अब तक 3043 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,70,263 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 67 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं फरीदाबाद में कोरोना के नए स्ट्रेन का अलर्ट भी जारी हो गया है। फरीदाबाद प्रशासन ने 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और इन कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है कि इन्हें संवेदनशील श्रेणी में कोरोना के मद्देनजर लगातार पूरे देश में कई प्रदेशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे डर का माहौल बन रहा है और वाकई अलार्मिंग टाइम है, सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा में भी मामले 166 पिछले 24 घंटे में आना कहीं ना कहीं बताते हैं कि मामलों में कुछ हद तक बढ़ोतरी हरियाणा में हुई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति कालावली से जुड़ चुके हैं। जगदीश, अगर बात करें पूरे देश में कई प्रदेशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में खतरा हरियाणा में भी। जगदीश जी बिल्कुल नंदनी, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है। हरियाणा में जो कोरोना की जो बढ़ोतरी है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं खतरा जो है लोगों के सिर पर मंडरा रहा है। लोग हैं कि इस बात को समझ नहीं रहे, मास्क का जो प्रयोग है वो नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज का प्रयोग है लोगों ने छोड़ दिया है। अगर सोशल डिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नंदनी, बिल्कुल लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह से कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि भयानक एक दिन इसका असर दिखाई दे। जी नंदनी जी बिल्कुल, और जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हुई है, डर इसी बात का है कि कहीं दूसरा स्ट्रेन एंट्री ना ले ले देश के अंदर। पंजाब को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से प्रशासन सख्त हो रहा है? क्या मास्क पहनने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक बार फिर से वो पुरानी सख्ती नजर आ रही है? नंदनी, अगर बिल्कुल प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। प्रशासन की ओर से कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। ना तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना कोई पुलिस दिखाई दे रही है, ना कोई अन्य अधिकारी व कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं कि लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जाए, सैनिटाइज का प्रयोग कराया जाए। इनकी कालावाली हल्के में अगर बात करें नंदनी, तो कालावाली के सरकारी कार्यालयों में भी मास्क और सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस का जो प्रयोग है वह नहीं देखने को मिल रहा। कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। जी नंदनी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जगदीश। तो ना सिर्फ कालावली बल्कि पूरे हरियाणा में इस वक्त जो जानकारी हमारे सहयोगी हमें दे पा रहे हैं, उतनी जागरूकता नहीं है। लोग अब मास्क नहीं लगा रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जो कि बेहद खतरे वाली बात है। और कोरोना की एक तरीके से पूरे देश में एक बार फिर से वो खतरनाक आहट सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसके अलावा कई कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। यहां पर फरीदाबाद प्रशासन जरूर थोड़ा अलर्ट नजर आ रहा है। यहां पर 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं फरीदाबाद में, जो ये बताता है कि कोरोना को लेकर संवेदनशील श्रेणी में ये 15 क्षेत्र आते हैं। फरीदाबाद के कई ऐसे 15 लोकेशंस हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। गुरुग्राम में भी लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आप देखिए, गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 36 नए मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में बताते हैं कि अब दिल्ली एनसीआर में भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। पूरे हरियाणा में कोरोना के मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए खतरे की बात है। और ये अलार्मिंग टाइम है सभी के लिए। प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है, खुद को कोरोना से बचाना है, तो सावधानी जरूर बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना आने के बाद शुरुआत में अलर्टनेस दिखाई जा रही थी, उसी अलर्टनेस की देश को अब एक बार फिर से जरूरत है। क्योंकि अगर वापस देश ने जो पहले स्थिति थी वो दोबारा देखी, तो देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के परिस्थिति पर बहुत बड़ा असर इस बात का पड़ेगा। तो ऐसे में इसीलिए कोरोना के मामले ना बढ़े ज्यादा, ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मास्क पहने और सावधानी के साथ चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरी काम के लिए ही घरों से निकलें। इसी तरीके से आप कोरोना से बच सकते हैं। लगातार देश भर में कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है। तो वैक्सीन अभी फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रायोरिटी पे रखा गया। अब धीरे धीरे सभी को जब वैक्सीन लगेगी तो जरूर आप वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से बचने के यही सही उपाय और तरीके हैं, और कोरोना से बचेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी बचेगी। देश में पहले जैसी स्थिति अब नहीं पनपनी चाहिए। कोरोना के मामलों में पहले की तरह बढ़ोतरी अब नहीं होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उससे खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ पूरे देश में नजर आ रहा है। एक बार फिर से हरियाणा की स्थिति आपको बता देते हैं, जहां पर कोरोना के आंकड़ों में 166 नए मरीज जुड़े हैं पिछले 24 घंटों में। गुरुग्राम में 36 और करनाल में 32 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 21 और पंचकुला में 15 नए केसेस की पुष्टि हुई है। अंबाला में 19 और पानीपत में 10 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में अब तक 3043 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,70,263 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 67 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं फरीदाबाद में कोरोना के नए स्ट्रेन का अलर्ट भी जारी किया गया है। फरीदाबाद प्रशासन ने 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। तो कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार प्रदेश में भी इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों में 166 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 15 कंटेनमेंट जोन बनाने का मतलब है कि ये 15 लोकेशंस कोरोना की श्रेणी, कोरोना के मद्देनजर संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में जरूरत है दिल्ली एनसीआर में भी लोगों को सावधानी बरतने की और मास्क का प्रयोग करने की। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, अब वाकई जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, प्रशासन को वापस सख्त होने की जरूरत है और लोगों को एक बार फिर से पहले की तरह जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कोरोना को देखकर अब जो बाजार और अन्य जो स्थान है वहां पर लापरवाही देखने को मिलती है। न तो लोगों को मास्क का प्रयोग किया जाए, न लोग मास्क का प्रयोग करें, न सोशल डिस्टेंस है उसको भी लोग अब भूलते जा रहे। ऐसे में सरकार और प्रशासन को कहीं न कहीं चाहिए कि जो शक्ति है उसकी पालना कहीं न कहीं करवाई जाए, क्योंकि दिनों दिन बढ़ती भीड़ यह साबित करेगी लोगों में कोरोना का जो डर था वो अब निकल चुका है। लेकिन अब जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं तो एक फिर से शासन को चाहिए कि कहीं न कहीं शक्ति अपनाए और मास्क और जो सोशल डिस्टेंस इसकी पालना करवाई जाए। बात जब तक है तो जहाँ पिछले कई दिनों से जीरो जो एक्टिव, लेकिन अब पिछले 3 दिन से अब 6 केस जब जिले में देखने को मिले हैं और
अब प्रशासन को सबके साथ साथ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और अब मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से स्कूल को खोल दिया गया है, आपको बता दूं जैसे जिस प्रकार से स्कूल को खोल दिया गया है और दूसरी तरफ जो लापरवाही है वह है, तो ऐसे में प्रशासन एक बार फिर से अगर सख्त नहीं हुआ तो कोरोना का जो केसेस है, एक्टिव केसेस है, उनकी संख्या एक बार फिर से बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और इसी के साथ ही हल्का हलचल में इतना ही।